Morning students, a very warm welcome in my chemistry class. Today we will see the Bohr's model and its limitation and some related concepts. Before that, earlier we have discussed the dual nature of electromagnetic radiation, and in between we have seen the electromagnetic spectrum. The dual nature is the particle as well as wave nature of electromagnetic radiation, and on the basis of that we have solved some phenomenons like photoelectric effect and black body radiation. Okay, so today we will see the Bohr's model for hydrogen atom. Bohr's model, the general features of hydrogen atom structure was first explained by Niels Bohr. And Niels Bohr, what he was saying, he is saying that the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path or a fixed radius and fixed energy or path which is called the orbits. ठीक है, बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी पाथ पे मूव करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट्स. ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज. मतलब एक तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन orbits and these are in the form of concentric circles, different orbits having different fixed radius and fixed energy. ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया दूसरी बात कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता है तो इट डज़ नॉट चेंज इट्स एनर्जी विथ टाइम. ठीक है, टाइम के साथ उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट देन इट रिक्वायर्स एनर्जी. मतलब लोअर स्टेट से अगर वो हायर स्टेट की तरफ मूव करना चाह रहा है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड व्हेन इट कम्स अगेन फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू लोअर ग्राउंड स्टेट देन इट्स एमिट्स एनर्जी और रिमूव एनर्जी. ठीक है, तो ये जो एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है, दिस कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है, उसको हम लोग वो अभी सब रिमूव हो चुका है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज़ रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, बट जस्ट हैव अ लुक ऑफ दैट स्पेक्ट्रम. दिस इज़ लाइक दिस. ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, n इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, n इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज़ अप टू द इनफाइनाइट. ठीक है, तो अब ये एनर्जी लेवल्स में क्या है, अगर जब भी नीचे से यानी लोअर स्टेट से अपर स्टेट तक जाना है तो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, देयर इज़ एमिशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल रीजन्स. ठीक है, and that reasons are named according to the basis of the discovery by the scientists, and they are named as Lyman series, Balmer series, Paschen, Brackett and Pfund series. Pfund series is having the spelling with P but P is silent there. ठीक है, तो लाइमन सीरीज़ आप देख रहे हो कि हायर स्टेट से सीधे ग्राउंड स्टेट लेवल पे आने के लिए, इसका मतलब इसमें N1 हमेशा 1 ही रहेगा और आने के लिए आप कहीं से भी आ सकते हो, 2 से 3 से 4 से कहीं से भी आइए, लेकिन अगर आप ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं दैट इज़ बिलोंगिंग टू द लाइमन सीरीज़. ठीक है, उसके बाद बामर सीरीज़ क्या है, बामर सीरीज़ में ये एन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं मतलब लोअर स्टेट हमारी 2 रहेगी. 2 में आप किसी भी लाइन हायर एक्साइटेड स्टेट से वापस आइए. दिस इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़ एंड इट इज़ बिलोंगिंग टू द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये विजिबल स्पेक्ट्रम को बामर सीरीज़ जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है. लाइमन सीरीज़ कॉरस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है, द नेक्स्ट मतलब बामर सीरीज़ ही विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसीलिए आप देखिए बामर सीरीज़ हमें कलर्ड दिखाई दे रही है. ठीक है, हैविंग डिफरेंट कलर्स, विब्ग्योर पैटर्न दिख रहा है वहाँ. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द पाशन सीरीज़. पाशन सीरीज़ इज़ हैविंग द N1 वैल्यू n इज़ इक्वल टू 3 एंड द N2 वैल्यू कैन बी 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, एंड इट इज़ बिलोंगिंग टू द इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है, दीज आर ऑल इनविजिबल फॉर अस, लेकिन ये इंफ्रारेड रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. नाउ मूव फर्दर.
पार्शियन के बाद हम आते हैं ब्रैकेट पे। ब्रैकेट सीरीज इज हैविंग द n1 वैल्यू 4, इसमें बनी नहीं है लेकिन n1 वैल्यू उसके लिए 4 हो जाएगी और ऊपर की सीरीज हो जाएगी मोर देन 4, दैट इज़ 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद द लास्ट वन इज़ द फुंड सीरीज। फुंड इज स्पेल्ड विथ p बट प्रोनाउंस्ड एज फुंड, p इज साइलेंट हियर। फुंड सीरीज इज बिलोंगिंग टू द n1 वैल्यू 5, n1 वैल्यू उसके लिए 5 होगी लेकिन n2 वैल्यू 5 से ऊपर, मतलब 6 टू अप टू इनफाइनाइट, एंड इट इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो ये सारे जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आने पे जो एनर्जी एमिशन हो रहा है दैट इज़ seen in the form of spectral lines, and that is drawn for the hydrogen atom, and this is called hydrogen spectrum, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो ड्रॉ किया गया बोर्स मॉडल के बेसिस पे, लेकिन बोर की जो ड्रॉबैक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट का, हीलियम का या किसी और एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बोर्स मॉडल के बेसिस पे ड्रॉ नहीं किया गया। तो आपने अभी ये अभी तो ये कोर्स से रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप ड्रॉ करेंगे लाइन, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको यू विल ड्रॉ दिस, ओके। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे, बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे, हमने उसमें 2 पॉइंट्स पढ़े। एक तो ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कि एनर्जी फिक्स्ड होती है हर ऑर्बिट की, लेकिन जब लोअर स्टेट्स से हायर स्टेट पे मूवमेंट हो या हायर से लोअर पे मूवमेंट हो, देयर इज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन कॉन्टीन्यूअस मैनर। ये कोई कॉन्टीन्यूअस मैनर में चेंज नहीं होता, ये किसी मैनर में चेंज हो सकता है। इन बिटवीन देयर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है बीच में कहीं। एनसीईआरटी तो ये नहीं है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बीच में कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का भी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कुछ नहीं है, जैसे आप मोमेंटम जानते हो p इज इक्वल टू mv, दिस इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम लोग जब लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आता है, जब हम लोग सर्कुलर वेलोसिटी की बात करते हैं या सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं तो वहाँ हम लोग मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। इट इज़ इक्वल टू mr स्क्वायर, है ना, फॉर नॉर्मल केसेस, एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी आई, सो दिस इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप ये फिज़िक्स में भी इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम फॉर लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम फॉर सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, इट इज़ जनरली इक्वल टू mr स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज भी होता है, वो फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे अलग से। चलिए, ये तो बीच में एक कॉन्सेप्ट आया वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बोर्स मॉडल की बात कर रहे थे, 2 बातें हो चुकी, एक हमारी ऑर्बिट की, दूसरी एनर्जी लेवल्स की बातें हो गई। अब बात करेंगे उसके तीसरा जो बोर मॉडल में क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी स्टेट्स डिफर इन एनर्जी, ठीक है। वो 2 स्टेट, अब ये 2 स्टेट जो ट्रांजिशन अगर 2 स्टेट के बीच में हो रहा है, एक n1 इज इक्वल टू 2 से n1, n2 इज इक्वल टू 2 से n1 इज इक्वल टू 1 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, तो 2 स्टेशनरी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फार्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एंड डेल्टा ई हियर इज E2 माइनस E1, मतलब हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल एनर्जी, ठीक है। And the last conclusion of Bohr's model, that is the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed through an equation, and that equation is it is not given here, it is given in NCERT, आप NCERT, ये है, this one is this is third, ठीक है। थर्ड postulate of Bohr's model, the first 2 are orbit and energy levels, the third one is having transition energy, ठीक है, and the fourth one is the angular momentum of electron। इसीलिए मैंने बीच में angular momentum को डिस्कस किया, क्योंकि उससे पहले आपको angular momentum पता होना चाहिए, ठीक है। This
कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये MVR भी आप देखो तो लीनियर मोमेंटम में रेडियस का ही मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में रेडियस मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। N क्या है यहाँ, N इज सिंपल इंटीजर, 1 2 3 ये शेल्स हैं, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स हैं। अब बात करेंगे H क्या है, H इज़ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये सब आप, ये बच्चों ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, आप फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे, इस पर आपको पूरा चैप्टर मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट बिकॉज कैलकुलेटेड बाय द प्लैंक by scientist Planck, it is Max Planck, it is having value 6.626 into 10 to the power minus 34। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, इट इज़ अ कांस्टेंट, constant has constant value and that is 6.626 into 10 to the power minus 34 and its unit is joule second, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड। तो ये हो गया हमारा बोहर्स मॉडल, और इसके बेसिस पे ये जो n की वैल्यू, यहाँ पे जो n दिया हुआ है यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे में जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस for this session, so I am not discussing this because it is taking too much time and not important for us for this year, so we will not discuss that and it is part of physics, you will discuss it in physics, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग बोहर्स ऑर्बिट की बात हो गई, एनर्जी लेवल्स की बात हो गई, उनके एनर्जी चेंज की बात हो गई, और हमने एंगुलर मोमेंटम भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये भी देख लिया, और उसके बाद उसमें बीच में बहुत सारे कैलकुलेशंस मिलेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में मिलेगा, ये सारा कुछ आपको फिजिक्स में पढ़ना है, वहाँ आपको डिस्कस किया जाएगा। अभी सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस बार डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज इट इज़ डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी कैलकुलेट की गई है दिस इज़ कैलकुलेटेड क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, मतलब वो न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, देन इट इज़ इन फ्री स्टेट एंड एट दैट टाइम इट्स एनर्जी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री होता है, वो उसमें न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वो बिल्कुल आउटर वैलेंस शेल में है और फ्री होने की कंडीशन में फ्री स्टेट में है, तो उस समय पे उसकी एनर्जी को ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो माना जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता जाता है उसकी एनर्जी घटती जाती है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ हैविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये इस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ज़ीरो से इसकी एनर्जी और कम होती जाएगी, मतलब जब वो फ्री स्टेट में है हैविंग मैक्सिमम एनर्जी दैट इज़ ज़ीरो, और जब नीचे के स्टेट में आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। इसलिए ये डिक्रीज़ करती जाती है एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज हैविंग द वैल्यू ऑफ माइनस, ठीक है। आप फॉर्मूला में भी देखोगे आगे आपको माइनस लिखा हुआ मिलेगा, तो वाई इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव एनर्जी, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, सो इट्स एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम ज़ीरो टू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स मिले ये हम लोग देखेंगे, इसके लिमिटेशंस देखेंगे, और इसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आगे क्वांटम मैकेनिक्स आई, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, अभी आप ये सब लिख चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी आज मैंने डिस्कस की और आपने नहीं लिखी हैं वो आप लिख लेंगे, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम आपको बनाने को मैंने बोला, और दूसरी चीज़ अभी आप बोहर्स मॉडल के ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिमिटेशंस लिखेंगे। लिमिटेशंस अगर आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो फिर से लिखेंगे, नहीं लिखा है तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस सी limitations. What are the limitations? It fails to account for the finer details. मतलब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसने डबलेट और जो क्लोजली स्पेस्ड, अभी आपने स्पेक्ट्रम देखा ना, स्पेक्ट्रम में आपको क्लोजली स्पेस्ड लाइन भी मिल रही हैं, ठीक है।
ये क्यों क्लोज स्पेस लाइन है, यहाँ पे डिफरेंस इतना ज़्यादा, यहाँ पे ये क्या है, इसका जो फाइनर डिटेल से मतलब ज़्यादा प्रिसाइज डिटेल हमें बोहर्स मॉडल से नहीं मिल पा रहा, ठीक है। सो टू क्लोजली स्पेस लाइन के बारे में बोहर ने नहीं बता पाया, ठीक है। और जो उन्होंने बताया उसके बेसिस पे हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन हीलियम एटम या अदर एटम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो सो दिस इज़ द लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब बात करते हैं इसके अलावा जो बोहर्स मॉडल है वो इट ऑल्सो कांट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल ये जो लाइंस होती है ना, दे कैन ऑल्सो स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो ये लाइंस स्प्लिट भी करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर लाइंस की स्प्लिटिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट, एंड इफ देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट भी बोहर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुआ। हीलियम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हुआ, फाइनर डिटेल्स नहीं मिल पाई हमें, ठीक है। और इसके अलावा एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं या केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें भी बोहर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। सो दीज आर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन टू बिहेवियर्स, two concepts, and that is dual behavior of matter. Just like electromagnetic spectrum, there is matter is also having dual behavior, and Heisenberg uncertainty principle. So tomorrow we will discuss the dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle, and on the basis of that we will discuss the quantum mechanical model, and then we will discuss quantum numbers. Okay, till then stay safe. This is end of class. That's all for today. Thank you very much.